अब दूसरा प्रयोग है ना, एप्लीकेशन 2, क्लियर। ये इसको आप थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट मान लो, है ना, अन्य कारणों से भी और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्या है साहब ये, है ना, ये है प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर का मापन, है ना। अब आपको विभव मापी के द्वारा प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मापन करना है ना साहब। अब आप ध्यान से समझिए, विभव मापी नाम है उसका और आपसे कह रहा है प्रतिरोध का मापन कीजिए। तो पहली चीज तो क्या विभव मापी प्रतिरोध का मापन कर देगा, हाँ या ना? यस, कर देगा। विभव मापी हर मापन V का ही करता है, यानी विभव विभवांतर विद्युत वाहक बल का ही करता है। क्लियर? ये तो मैं भी जानता हूं, नाम से आप भी जान गए। अब आपकी टेक्निक है, आपका ब्रेन है, आप आंतरिक प्रतिरोध मापने जा रहे हो। क्या आंतरिक प्रतिरोध को ऐसी भौतिक राशि से दर्शा सकते हो जिसका मात्रक वोल्ट हो? क्या आंतरिक प्रतिरोध को हम उस भौतिक राशि से दर्शा सकते हैं क्या जिसका मात्रक वोल्ट हो? क्योंकि विभव मापी तो उसी का मापन करेगा जिसका मात्रक वोल्ट हो। तो आपको एक बार तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो आंतरिक प्रतिरोध EV के पदों में है क्या? यस। देखो आप पहले देखते हैं माप सकता है कि नहीं, है ना। तो सब जब सेल धारा प्रदान करता है ना। जब सेल धारा देता है तो आपको बताया हुआ है E बराबर V प्लस IR। ये इक्वेशन काम करेगी क्योंकि सेल धारा देता है तो E ग्रेटर देन V होता है, तो हम पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में। इसलिए I इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन I। इसमें तो I आ गया, E और V तो सही है क्योंकि E का मापन विभव मापी कर देगा, V का मापन कर देगा, I को नहीं करेगा डायरेक्ट। तो I को V में कन्वर्ट कर लो। अब क्योंकि I बराबर लिख सकता हूं मैं V अपॉन R, इसलिए सॉरी यहाँ R लिखना ना मेरे को, आंतरिक प्रतिरोध है ना, यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध लिखना था तो लिख देता हूं मैं। I दो बार लिख गया, ये आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो सब आंतरिक प्रतिरोध R को लिख दिया मैंने। ऊपर तो E और V है जो जिसका मापना विभव मापी द्वारा संभव है, विभव मापी मापता ही उनको है। I है, I प्रत्यक्ष नहीं नापेगा, I को V में कन्वर्ट कर देते हैं। तो I बराबर में लिख दिया V अपॉन R, इसलिए R इज इक्वल टू E माइनस V और I की जगह लिख दें V अपॉन R। इसका मतलब आंतरिक प्रतिरोध को विभव मापी से आप नाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि R V के पदों में आ गया है। देखो V यानी वोल्ट वोल्ट वोल्ट। तो जिसको या जिस किसी भौतिक राशि को आप ऐसे मात्रक में पलट सकें जो वोल्ट में होता हो, उसको विभव मापी नाप देगा, माप देगा, है ना साहब। चलो सब माप देगा क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध इसके। हाँ ये जरूर है कि विभव मापी जो भी नापेगा
लंबाई द्वारा ही नापेगा, वो आप ध्यान रखिएगा। चलो सर्किट तैयार करो। सर्किट में प्राइमरी सर्किट कभी भी चेंज नहीं होगा, जो आपको कई बार समझाया जा चुका है। ये ए, ये बी, वही 10 मीटर लंबा तार। ए और बी के श्रेणी क्रम में हमें संचायक सेल यानी द्वितीयक सेल, कुंजी, धारा नियंत्रक, ये श्रेणी क्रम में जोड़ देने, वो हमेशा ही करना है मैंने, वो फिक्स है साहब। प्राथमिक परिपथ को आपको क्या रखा है कि कोई कारण नहीं हो तो उसको चेंज नहीं कर सकते। इसको प्राथमिक परिपथ में लगे सेल के कारण ईपी लिखते आ रहे हैं अपन। ये धारा नियंत्रक रियोस्टेट इसको लिखते हैं। ये कुंजी है ना, इसको के लिख दें फिलहाल। अब ये तो पता पड़ गया कि आर के लिए आपको ई मेजर करना है और वी मेजर करना है ना, तो ये तो अपने को पता पड़ गया। ई और वी, इसकी डेफिनेशन हम जानते हैं। ई सेल का विद्युत वाहक बल है और उसका मापन तब कर सकते हैं जब सेल धारा नहीं दे रहा हो। वी विभवांतर है, उसका मापन तब कर सकते हैं जब सेल धारा दे रहा हो। तो आपको दो सिचुएशन क्रिएट करनी है। एक सिचुएशन में सेल धारा नहीं दे रहा, उस समय ई का मेजरमेंट हो जाएगा। एक सिचुएशन क्रिएट करनी है जिसमें सेल धारा दे रहा है। ये दो सिचुएशन क्रिएट करनी है। देखो सर्किट डिजाइनिंग है तो अपन कैसे डिजाइन करें मैं आपको दिखाता हूं ना, पूरा लाल से बना देता हूं मैं। ये देखो, अब आपको समझाता भी जाता हूं। एक मिनट, ये सब क्या है, सर्किट बड़े तरीके से बनने चाहिए। ये सर्किट्स में ध्यान रखना पड़ता है, अच्छे तभी लगते हैं। ये देखो, अब ध्यान से समझिएगा आप। ये ई, ये मैंने जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर। अब देखो ई डायरेक्ट नप जाएगा। इस समय ये सेल मैंने यूज में ही नहीं ले रखा। जब इस समय धारा लूंगा ही नहीं, इस समय धारा नहीं ले रहे अपन। जब सेल धारा नहीं दे रहा हो तो सेल के टर्मिनलों के मध्य जो विभवांतर होगा उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। और वो किससे नप जाएगा? गैल्वेनोमीटर के साथ लगी जो किसी संतुलन लंबाई द्वारा। हर चीज को आप किस में नापते हैं? इसमें हर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो लेंथ में नपेगी, है ना। जो मैंने आज बिगिनिंग आते ही कहा था ना आपसे कि कुछ भी मापना हो लेंथ में नपेगा, है ना। तो अभी देखिए आप, आपके सामने कंप्लीट चीज आएगी, क्लियर। ये तो वो सिचुएशन जिसमें सेल धारा नहीं दे रहा। एक सिचुएशन में धारा भी लेनी पड़ेगी क्योंकि वी भी नापना है। वो सिचुएशन बनाने के लिए एक और कनेक्शन दे दीजिए, आर भी चाहिए। तो ये ज्ञात प्रतिरोध किसके लिए? आर के लिए। ये लो साहब, इसका भी काम हो गया। यहां लगानी पड़ेगी कुंजी। कुंजी इसलिए लगानी पड़ेगी क्योंकि इससे हमेशा धारा लेनी नहीं है, इससे हमेशा धारा लेनी। जब वी नापना है तब धारा लेनी है। इससे यहां भी कुंजी लगाओ तो कुंजी दो होगी, फिर इसको K1 कह दो, इसको K2 कह दो। ये लो सब, ये सर्किट डिजाइनिंग हो चुकी है ना। अब मैं एग्जैक्ट माप के भी दिखाता रहता हूं आपको और धारा की दिशा भी, है ना। इस सफेद में किसी कोई बात नहीं, धारा की दिशा देख लो पहले, क्योंकि धारा की दिशा नहीं लगाओगे तो प्रैक्टिकल में नंबर कट जाएगा, है ना। इसमें भी नहीं दिखा रहा हूं मैं, एक मिनट, ये रेड मिट गई। इसमें भी नहीं दिखा रहा हूं, अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा ना, क्योंकि अभी दिखाऊंगा फिर आपको मजा नहीं आएगा। वही व्हाइट पेन उठा लूंगा मैं वापस, अभी नहीं दिखा रहा इस वाले सर्किट में, है ना। अब देखो, सबसे पहले इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है तो सबसे पहले आ जाओ स्टेप 1, आराम से, बी कंफर्टेबल। अब आप इस समय विद्युत वाहक बल ई का मापन करने, है ना। तो सब विद्युत वाहक बल ई के लिए, अब ये तो आपको समझा दिया गया है कि आप विद्युत वाहक बल किससे कहते हैं? जब सेल से धारा नहीं ली जा रही हो।
अर्थात सेल खुले परिपथ में हो, तो टर्मिनलों के मध्य विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो इस समय आप सेल से धारा नहीं ले सकते। कैसे पता पड़ेगा सब आपको? देखो, K1 ऑन, K1 ऑन का मतलब तो आप समझ गए होंगे, विभवमापी ऑन। थोड़ा छोटा लिख दो ना, K1 ऑन का मतलब विभवमापी ऑन, ठीक है ना। बड़े बड़े में फिर हो सकता है अगला नहीं आ पाए, इसलिए ये K1 ऑन। अब देखो, K2 ऑन नहीं कर सकते आप। K2 ऑन कर दोगे तो सेल धारा दे देगा, और सेल ने धारा दी तो फिर ई नियम, ई का मेजरमेंट नहीं होगा, है ना। तो K2 ऑफ, K2 ऑफ है। अगर आप देखें तो इस समय जो मैंने कनेक्शन दिखा है, इस समय ये वाला सर्किट है ही नहीं, क्योंकि तो ओपन है। भाई इस सर्किट के होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैंने इसको ऑन ही नहीं कर रखा। यानी इस समय ये जो सेल है ये धारा नहीं दे रहा है। जब सेल धारा नहीं दे रहा है, और किस किस के बीच में आ गया? गैल्वेनोमीटर और ए के बीच में। ये मैंने आपसे कह दिया, जिसको भी मापना है उसको गैल्वेनोमीटर और ए के बीच में आ जाना पड़ेगा, उसको आप लाओ। इसीलिए कीज वगैरह दिए कनेक्शन करने के लिए, ताकि आप ये चीज कर सकें। ये कीज वगैरह का सिस्टम इसीलिए कि कब कौन सिस्टम में होगा और कब कौन सिस्टम में नहीं होगा, या आपने डिसाइड करना, या आपका निर्णय है ना। तो सब अभी हमने इसको बाहर रख रखा है, तो ये सर्किट तो आप देखो ही मत, ये देखने का हक ही नहीं है। तो आपके गैल्वेनोमीटर और ए के बीच में सेल है ओनली, तो संतुलन लंबाई ई के लिए ही आएगी, और ई के लिए ही आएगी क्योंकि ये सेल धारा भी नहीं दे रहा है। तो इस समय आप अगर लिखो तो बता रहा हूं कैसे लिखेंगे। इस स्थिति में, इस स्थिति का मतलब जो आपने दिखाया कनेक्शन, इस स्थिति में सेल से धारा नहीं ली जा रही है, इसलिए विभवमापी के तार पर प्राप्त संतुलन लंबाई विद्युत वाहक बल के लिए होगी। यदि ये संतुलन लंबाई L1 वो विभव प्रवणता X हो, तो E इज इक्वल टू XL1। यह लो सब आ गई, सेल से धारा ली नहीं। अब ध्यान से देखना, अब फाइनल स्टेप, स्टेप सेकंड। अब आप टर्मिनल वोल्टा या विभवांतर कैपिटल V का मापन कर रहे हो, है ना। देखो कैसे करते हैं ना। तो सब टर्मिनल वोल्टा या विभवांतर V का मापन, है ना। इधर लिख देता हूं, है ना। अपनी कोशिश है एक ही पेज में बैठे ताकि सही रहे। अब आप V का मापन करो। टर्मिनल वोल्टा की डेफिनेशन आपको याद होगी, जब सेल बंद परिपथ में हो, अर्थात सेल से धारा ली जा रही हो, तो सेल के टर्मिनलों के मध्य या वोल्ट मीटर के पाठ्यांक को या प्रतिरोध के सिरों पर विभव के पतन को, यानी V बराबर IR, टर्मिनल वोल्टा कहते हैं, है ना। तो अब देखो, पहली बात तो सेल बंद परिपथ में हो। देख ले, K1 ऑन, K1 ऑन का मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे। K1 ऑन का सिंपल मतलब है विभवमापी ऑन। चले, अब K2 ऑन, ठीक है। K2 ऑन क्यों लिखा आपने, अभी आप समझ, ये ऑन कर दिया। इसको ऑन करते ही इस सर्किट में धारा जा रही है। नीचे वाले को देखो आप, ऊपर वाले को मत देखो, है ना। क्लियर। तो सब जैसे आपने ऑन किया, अब सेल धारा देने लग गया। तो अब इसको मैं सिस्टम में लिख देता हूं, आपको क्या करना रहेगा,
वो एग्जैक्ट बता देता हूं मैं, है ना। इसको एग्जैक्ट यहाँ मिटा के और आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है ना। तो कलर भी चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दी जाए। केवल ऑन था ही सही आपका, वो बार बार ऑन करने की जरूरत नहीं, उसको तो ऑन ही रहने दें। इसके बाद आप क्या करें, स्टेप है ना, क्रम देखना आप ध्यान से। आरबी है प्रतिरोध बॉक्स से, इसमें निश्चित प्रतिरोध निकाल लें। निश्चित प्रतिरोध जैसे आर की अब वैल्यू है, अब आप आर आपकी इच्छा है 2, 4, 6, 8, 10, आप चाहें तो 1, 2, 3, 4, 5। ये एक ऐसी चीज है जो हालांकि ठीक है, कोई ये तो नहीं कहता कि यही निकालें। अरे भाई मैं अगर 3, 6 मैं ऐसे निकाल लूं, 3 ओम, 6 ओम, 9 ओम, 12 ओम, 15 ओम, तो क्या बिगाड़ लोगे आप? तो देखो ऐसा तो कहीं लिखित में तो नहीं है, रिटर्न में तो क्या आप यही निकालें या यही निकालें या नहीं, बस आप हल प्रतिरोध निकाल दें। क्योंकि आपको 5 सेट लेने हैं, 5 सेट लेने तो डिसाइड, भाई जब समान अंतर लेते हैं तो कम से कम एक की कैलकुलेशन से तो कम बच जाओगे ना आप। एक की कैलकुलेशन तो डायरेक्ट हो जाएगी ना, एक तो अच्छा फिगर लो ना आप अपने साथ। तो ये आपका चुनाव है कि आप क्या लेते हैं आप, वो आपको चुनना है ना। तो आपने जैसे 2 ओम 3 ओम तो K1 ऑन किया, 2 ओम 3 ओम लगाया, इसके बाद K2 ऑन करो। अब कोई आपसे पूछ ले इतना सिस्टमेटिकल क्यों करो, तो आप उसका जवाब दे सकते हो कि प्रतिरोध लगाने के बाद अगर हम कुंजी K2 को ऑन करेंगे तो सेल शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। अगर आप प्रतिरोध ही नहीं लगाएंगे और कुंजी K2 को ऑन कर दिया आपने, तो प्रतिरोध लगाए बिना कुंजी को हम जब ऑन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से, चलो इसको रहने दो ना, तो सब प्रतिरोध लगाए बिना कुंजी को ऑन करते हैं तो सेल के नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे, यानी शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। मैं इसको एक बार मिटाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ये मिटेगा तो मेरे पास स्पेस आ जाएगी। चलो मिट गया, अच्छी बात है ना। हाँ सर, तो अगर आपने K2 पहले ऑन कर दिया तो ऐसा होता जाता तो कुछ नहीं, लेकिन एक सैद्धांतिक चीजें हैं। K2 बिना, जैसे मान लीजिए प्रतिरोध लगाए तो आपने प्रतिरोध ही नहीं लगाया, K2 ऑन कर दिया तो प्लस माइनस डायरेक्ट जुड़ गए, और प्लस माइनस डायरेक्ट जुड़ गए तो उसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ये तो कम वोल्ट वाले सेल, इसलिए कुछ होने जाने वाला नहीं है। अगर हाई वोल्टेज वाला सेल हो, बैटरी हो 12 वोल्ट की, फूक जाएगी 2 मिनट में। तो इसे सैद्धांतिक रूप से जानने के क्रम ये होना चाहिए, K1 ऑन, फिर प्रतिरोध अप्लाई करो, फिर K2 ऑन करो। अब आप सेल से धारा ले रहे हो, यानी प्रतिरोध पर विभव का पतन है, कितना, IR। इस प्रतिरोध पर धारा चली गई तो विभव का पतन है, इसको विभवांतर कहते हैं या टर्मिनल वोल्टा कहते हैं। तो इस समय आप विभव के पतन या टर्मिनल वोल्टा कैपिटल V के लिए विभव मापी के तार पर संतुलन लंबाई ले रहे हो। इस समय जो संतुलन लंबाई आएगी वो V के लिए आएगी। अगर वो लंबाई संतुलन लंबाई आती है L2 तो V इज इक्वल टू XL2। क्लियर सर? ये V भी निकाल लिया आपने। अब E और V दोनों के मान 1 में रखने पर, तो E तथा V का मान 1 में रखने से, है ना, रखने पर रख दो सब। ये आ गया आपके सेल का आंतरिक प्रतिरोध, है ना। सेल का आंतरिक प्रतिरोध रखने पर R इज इक्वल टू, E की जगह रखना आपको XL1, ये रख दे साहब, XL1। V की जगह XL2 अपॉन XL2 इंटू R। R आपने सीधा सीधा निकाला ही RB से, X को मना के कट गया, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। तो पहली बात तो ध्यान रखें कि आप विभव मापी से कुछ भी मापें, वो ले दे के मापेगा किसके रूप में, संतुलित लंबाई के रूप में। ठीक है, इससे भी आप आंतरिक प्रतिरोध निकालें। विभव मापी से निकालना तो इससे निकालें, क्योंकि विभव मापी
जो भी फिजिकल क्वांटिटी देता है वो संतुलन लंबाई के रूप में देता है। तो विभवमापी से नाप रहे हैं तो संतुलन लंबाई के पदों में नपेगा, है ना। और विभवमापी के बिना नाप रहे हैं तो ये फॉर्मूला बन ही चुका था, वो तो पहले तो तैयारी की अपन ने, फिर जाके किया। तो ये सब सेल के आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला। यहाँ भी आपको 5 सेट लेने होंगे, वो बोलेंगे आपसे। तो ये तो एक सेट हो गया, है ना। अब आपसे बोला जाएगा कि सेट कुल कितने लीजिए, 5, है ना। तो आप 5 सेट के लिए क्या करेंगे साहब, तो अब आपको 5 सेट के लिए कुछ भी नहीं करना। पहले आपने R बराबर जैसे 2 ओम लिखा, अब R बराबर 4 ओम ले लो, फिर R बराबर 6 ओम ले लो। यानी कहने का मतलब ये जो R है इसकी वैल्यू चेंज करते जाओ। जैसे मान लो आपने, मैं उधर लिख देता हूँ, उधर स्पेस भी है और वो एक तरफ भी है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, है ना। तो आपको 5 सेट लेना है। अब 5 सेट में जैसे आपने पहला सेट लिया R बराबर 2 ओम के लिए, ये ले लिया, L1 L2 ले ली। फिर आप दूसरा सेट लें 4 ओम के लिए, है ना, वो L1 L2। फिर तीसरा सेट लें 6 ओम के लिए, फिर चौथा सेट लें 8 ओम के लिए और लास्ट लें 10 ओम के। 5 सेट हो गई आपके, है ना। ये मैं दिखाता हूँ गिन के, ये पहला सेट, ये दूसरा सेट, ये तीसरा सेट, ये चौथा सेट और ये 5वां सेट। तो सब R के भिन्न भिन्न मान रखें। अब यहाँ पे एक बात को ध्यान से समझें, वो तो मैंने आपको कहा था R 1 2 3 4 5 भी ले सकते हैं, उसमें कोई आप ज्यादा कोई रटने के चक्कर में न रहें। इसमें ध्यान रखें जो आपको न्यूमेरिकल में भी विशेष रूप से याद रखना पड़ेगा, वो विशेष बात क्या है, अब आप ध्यान से समझें। देखो L1 जो आप ले रहे हो वो E के लिए है और L2 जो ले रहे हो वो V के लिए। बहुत ध्यान से, न्यूमेरिकल में भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आपने जब कैपिटल R चेंज किया तो E विद्युत प्रतिरोध पे निर्भर नहीं करता, तो L1 तो चेंज होगी ही नहीं, लेकिन V बराबर IR, V R पे डिपेंड करता है, यानी विद्युत प्रतिरोध पे डिपेंड करता है। तो आप 2 4 6 8 10 ओम लोगे तो L2 चेंज होगी, L1 को बार बार क्यों नापते हो। दोबारा एक बार और सुन लें, एक्सटर्नल भी पूछे तो आप सशक्त रूप से जवाब दे सकते हैं। भाई आपसे पूछे कि आप क्या नाम से R के अलग अलग मान पर L1 L2 दोनों क्यों निकाल रहे हो, केवल L2 ही निकाल सकते हो क्या, तो आप कहें यस केवल L2 निकाल सकते। हाँ ये अलग बात है कि कोई अड़ जाता है। अब देखो एक्सटर्नल से आप बहस कर नहीं सकते क्योंकि वो आपका अंकदाता होता है, तो उससे आप बहस नहीं कर सकते। लेकिन ये वास्तव में एक क्लियर बात है कि E कैपिटल R पे डिपेंड ही नहीं करता, तो मैं बस L1 तो एक बार मेजर करूं, केवल एक बार L1 को नाप लो, बाकी फिर 2 ओम पर L2 नापो, 4 ओम पर L2 नापो, 6 ओम पर L2 नापो, 8 ओम पर L2 नापो और 10 ओम पर L2 नापो, हो गए 5 सेट। L1 तो हमेशा एक ही रहेगा। अगर हाँ एक लॉजिक समझ में आता है, कई बार एक्सटर्नल कहते हैं अगर आपका टाइम इंटरवल ज्यादा रहा, यानी आपने एक एक एक्सपेरिमेंट में आधा आधा घंटा लगा दिया, तो ये मैं मानता हूं कि अगर आपने एक्सपेरिमेंट में आधा आधा घंटा लगा दिया तो ई चेंज हो जाएगा, है ना। तो वो भी अपनी जगह सही है कि साहब L1 L2 दोनों ही नापो, लेकिन आप इस प्रयोग को 10-15 मिनट में खत्म करो। 5-10 मिनट में ई चेंज नहीं होता। 5-10 मिनट में तो अपन कह सकते हैं कि ई मेंटेन माना जा सकता है। तो साहब जल्दी से प्रयोग करोगे तो इतनी जल्दी तो ई चेंज होता नहीं है। फिर आप केवल किसका मेजरमेंट कर लो, L2 का। बहरहाल जो भी है मैंने आपके सामने रख दिया। L2 के या अलग अलग जो मान रखेंगे आप, तो एक ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग प्राप्त होगा। आपसे पूछेगा एक्सटर्नल कि सेल तो भाई एक ही है, फिर आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग क्यों प्राप्त हो रहा है। तो मैंने आपको जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध पढ़ाया था उस समय कहा था, जवाब दे देना, सेल से ली गई धारा के कारण।
एक्चुअली सेल का आंतरिक प्रतिरोध 5 कारणों से चेंज हो सकता है, या 5 कारणों पर डिपेंड करता है, जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अपघट्य की सांद्रता, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, इलेक्ट्रोडों के घोल में डूबे हुए क्षेत्रफल पर, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, सेल के दोष ध्रुवण पर, सेल से ली गई धारा पर। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिवर्तित कर सकते हैं। इससे आंतरिक प्रतिरोध चेंज होगा। इसका औसत कभी मत निकालना, इसका औसत कभी भी मत निकाल देना। आंतरिक प्रतिरोध को हमेशा न्यूनतम से अधिकतम के पदों में व्यक्त करना। जैसे मान लो आपने पांच बार निकाला, मैं आपको समझाता हूं। पहले आया 2 ओम, फिर आया 8 ओम, फिर आया 3 ओम, फिर आया 4 ओम, 5 ओम, फिर आया 9 ओम, है ना। फिर आया, चलो मैं 9 ओम को लास्ट में रखूंगा तो फिर आपको संशय हो जाएगा, तो लास्ट में से 9 हटा देता हूं मैं और लास्ट में लिख देता हूं 1 ओम। ये आया, तो आपके आंतरिक प्रतिरोध चेंज होने लगा था। तो आप आंसर लिखना, दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध न्यूनतम 1 ओम से अधिकतम 8 ओम के मध्य परिवर्तित पाया गया। औसत मत निकालना। अगर आंतरिक प्रतिरोध का आपने औसत निकाल दिया तो आप बैठे ठाले, मतलब बेवकूफी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। इससे सेल के आंतरिक प्रतिरोध का कभी भी आप औसत ना। न्यूमेरिकल में ध्यान रखना, L1 फॉर E और L2 फॉर V। न्यूमेरिकल जब आप पढ़ोगे इसका, तो न्यूमेरिकल पढ़ने में ध्यान रखना, वो कहता है एक सेल के लिए प्राप्त संतुलन लंबाई इतनी है, तो आप समझ जाओ वो L1 है। फिर वो कहेगा 5 ओम प्रतिरोध निकालने के बाद संतुलन लंबाई इतनी, प्रतिरोध निकालने के बाद, तो वो L2 है। तो आप जब इसके न्यूमेरिकल करो तो न्यूमेरिकल में ध्यान देना, सेल के लिए प्राप्त संतुलन लंबाई इतनी है यानी L1, 5 ओम प्रतिरोध निकालने के बाद लंबाई इतनी आई मतलब L2। ऐसा भी हो सकता है 2 ओम निकालने पर संतुलन लंबाई इतनी, 5 ओम निकालने पर संतुलन लंबाई, इसका मतलब L1 दिया ही नहीं। फिर 2 R दे दिए, 2 ओम और 5 ओम, और 2 L2 दे दी, 2 R दे दिए और 2 L2 दे दी, फिर L1 नहीं दिया आपको, है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। प्रैक्टिकल है, मैंने आपको कहा प्रैक्टिकल लाइव ज़्यादा अच्छे समझ में आते हैं। हम थ्योरी में पढ़ाते हैं, बेहतर कोशिश करते हैं कि आपको वही सिनेरियो समझ में आए जैसे कि आपके सामने इंस्ट्रूमेंट रखा हो। फिर भी और अधिक आपको जानना रहता है या आपकी जिज्ञासा है तो मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पर हम इंस्ट्रूमेंट रख के आपको सामने लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे, है ना। थैंक यू वेरी मच।